का आज के इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित और लेखक जावेद हुसैन जी द्वारा रचित जो संस्मरण है, पाठ है सांवले सपनों की याद। बच्चों, हम आज उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो पाठ है, ये जो उस पाठ में बताया गया है कि जो लेखक जावेद हुसैन जी इस पाठ में वर्णन करते हैं मशहूर पक्षी विज्ञानी और पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी श्री सालिम अली जी के व्यक्तित्व का अपनी यादों के सहारे उसका वर्णन करते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले परिचय प्राप्त करते हैं लेखक का। लेखक हैं इसके जावेद हुसैन जी। इनका जन्म सन 1945 में नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के लेक्चरर रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में वो मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। इन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन किया है। उनकी हिंदी रचनाएं हैं, उनमें है जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी। ये इनकी रचनाएं हैं, बहुत मुख्य है। बच्चों, इस पूरे पाठ का जो हम देखा जाए कि इस पाठ को हम पढ़ करके क्या उद्देश्य हासिल करेंगे, तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लेखक जावेद हुसैन जी हैं और मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ग्रामीण संस्कृति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जो हम हैं, जो बच्चे हैं, अपने शब्द जो भंडार है उसको और आगे बढ़ा पाएंगे, उसमें परिवर्धन कर पाएंगे। और जो इस पाठ के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलेगा कि इस जो पृथ्वी पर समस्त प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों का अपना अपना महत्व है। बच्चों, हम बात करें कि जो इसके लेखक हैं जावेद हुसैन जी, और ये जैसा बताया अभी आपको कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। ज़्यादातर रचनाएं इन्होंने उर्दू में लिखी हैं, हालांकि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों पर इनका समान अधिकार था। इनकी जो ये जो प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। सांवले सपने अर्थात मनमोहक इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो अपने मन को मोहती हो। तो यहाँ जो ये पाठ है, इस संस्मरण में लेखक जावेद हुसैन जी ने सालिम अली के व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि सालिम अली ताउम्र पूरे जीवन भर अपनी इच्छा के अनुरूप नित्य प्रतिदिन पक्षियों की खोज में लगे रहे और उनके बारे में लगातार खोजबीन करते रहे। तो ये जो पूरा पाठ है उन्हीं सांवले सपने किनके थे? सालिम अली जी के। तो उन सांवले सपनों की जो याद है, उन यादों को, उनकी इच्छाओं को लेखक जावेद हुसैन जी ने अपनी यादों के सहारे इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया है। बच्चों, हम बात करें, जैसे बताया आपको, इनकी दो रचनाएं मैंने आपको छवि के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। एक अतीत का चेहरा और दूसरा है डोला बीबी का मज़ार। इन्होंने जो डायरी शैली है, डायरी लेखन है, इस डायरी लेखन को एक नया आयाम दिया है। प्रस्तुत पाठ भी है, ये डायरी शैली में लिखा गया है, लेकिन संस्मरण के आधार पर लिखा गया है, अपनी यादों के सहारे लिखा गया है। बच्चों, जो लेखक जावेद हुसैन जी हैं, इन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जो जीवन है उसमें आम आदमी के संघर्षों को, कि आम आदमी किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष करता है, उन संघर्षों को अपनी साहित्य में स्थान दिया है। वो उस आम आदमी जो के संघर्ष पर आधारित उनकी लिखी गई डायरियाँ हैं, वो उनको खूब ख्याति प्राप्त हुई है। और इन्होंने, जैसा आपको बताया कि डायरी जो विधा है, डायरी लेखन शैली है, इसमें उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए हैं। और उनकी जो डायरी शैली है, वो उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो शिल्प है, उनकी जो स्टाइल है, वो बिल्कुल जुदा है, अलग है, नई है। बच्चों, हम बात करें प्रस्तुत पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण है
लेकिन लिखा किस शैली में गया है? डायरी शैली में। संस्मरण क्या होता है ये हम आगे की स्लाइड में अध्ययन करेंगे। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को, अवसाद बोलते हैं डिप्रेशन को, लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया गया है। शब्दों के माध्यम से उन्होंने सालिम अली जी के जो व्यक्तित्व का पूरा खाका, पूरा डायग्राम हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली कि किस प्रकार उन्होंने अपनी बात को कहने की शैली अपनाई है, वो हमारे दिल को छूती है। बच्चों, हम बात करें कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का अपनी यादों के सहारे वर्णन करते हैं तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। और ये पाठ संस्मरण है, यादों के सहारे लिखा गया है, लेकिन किस में लिखा गया है? डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी शैली क्या होती है? जब अपने दैनिक विचारों को लिखने के लिए डायरी का उपयोग करते हैं जब हम, तो उसको हम डायरी शैली कहते हैं। बच्चों, पाठ का सार देखें हम, पाठ में क्या बताया गया है आखिर में, कि ये जो पाठ है इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के का शब्द चित्र खींचा गया है। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को अभिव्यक्त करने के लिए यह पाठ लिखा है। लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। उनकी मृत्यु का उनको बहुत दुख हुआ था। इस पाठ में सालिम अली के सादगी भरे स्वभाव और उनके खुले दिल के बारे में बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सालिम अली पक्षी प्रेमी बने जबकि वो एक शिकारी बनना चाहते थे। कैसे उन्होंने साइलेंट वैली जो केरला में है उसके पक्षियों को सही सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इस पाठ में एक और पक्षी प्रेमी है D.H. लॉरेंस, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। लेखक को अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो पक्षी प्रेमी सालिम अली है ये दुनिया को छोड़ करके चला गया है। उसे आज भी लगता है कि सालिम अली हमारे बीच में उपस्थित है, यादों के सहारे अपने जो कारनामे और जो कृतित्व उन्होंने किया उनके सहारे हमारे बीच में उपस्थित हैं। बच्चों, इस पूरे पाठ का अब देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार इस पाठ को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले लेखक उस घटना का वर्णन करता है जब सालिम अली का जो शव है वो दफनाने के लिए उसे ले जाया जा रहा है। लेखक कहता है कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम बोलते हैं जुलूस, समूह मौत की खामोश वादी की तरफ, वादी बोलते हैं घाटी, चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह, सैलानी बोलते हैं टूरिस्ट, एक अंतहीन यात्रा की ओर, अंतहीन मतलब जिसका कोई अंत ना हो। इस बार का सफ़र उनका आखिरी सफ़र है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। लेखक यहाँ वर्णन करता है जब सालिम अली की जो का शव है वो दफनाने के लिए लिया जा रहा है तो लेखक कहता है कि ये जो सफ़र है वो उसके अन्य सफ़रों से भिन्न है। जब वो सालिम अली अन्य सफ़रों पर निकला करते थे, अपने हाथ में दूरबीन और लेकर के पक्षियों की खोज किया करते थे, एक वो सफ़र था। लेकिन ये मृत्यु का, ये जो जिंदगी का आखिरी सफ़र है उनका, मृत्यु हो चुकी है उनकी और वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तो लेखक कहता है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी चाहे उनसे सभी लोग बहुत प्रेम करते हैं सालिम अली से, लेकिन कोई व्यक्ति जो मृत शरीर है उसको जीवन प्रदान नहीं कर सकता है, चाहे उसका हमको उसकी मौत का विश्वास हो या ना हो। ये सत्य ही है कि सालिम अली अपना शरीर छोड़ करके जा चुके हैं। बच्चों, अब इसमें नाम आया है सालिम अली जी का। सालिम अली कौन है? इनके छवि के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है कि सालिम अली एक मशहूर पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली का पूरा नाम सालिम मुइनुद्दीन अब्दुल अली था। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु इनकी 20 जून 1987 में हुई और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये संस्मरण लिखा गया है। एक भारतीय पक्षी विज्ञानी थे और प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिस्ट थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सालिम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का कार्य का आयोजन किया कि पक्षियों पर उन्होंने सर्वेक्षण किया कि किस प्रकार पक्षी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। और
पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की है। 1976 में भारत के दूसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है उनकी सेवाओं के बदले। बच्चों, लेखक आगे कहता है कि सालिम अली इस बात से दुखी और नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों, जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। यह गलत है, क्योंकि कोई भी सहृदय व्यक्ति पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकता है। बच्चों, लेखक बताने का प्रयास करता है कि प्रकृति को आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए। पेड़ पौधे हैं, उनको उनकी नज़र से देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। पक्षियों को पक्षी की नज़र देखना चाहिए कि आखिर पक्षियों की इच्छाएं क्या हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य के नाते हम अपना लाभ देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं और सबको हम अपनी नज़र से देखने का प्रयास करते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। क्योंकि वो उनका मानना है कि पक्षियों की मधुर आवाज़ सुन करके कोई भी व्यक्ति है वो रोमांचित हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। लेखक सालिम अली को एक मिथक मानते हैं, मिथ्स मानते हैं। मिथक अर्थात ऐसा व्यक्तित्व जिसको नहीं देखा है, वो उनके व्यक्तित्व पर विश्वास आसानी से नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना निराला है, अद्भुत है कि वो एक महामानव के रूप में लेखक को दिखाई पड़ते हैं। लेखक कहता है कि उनके व्यक्तित्व पर जिन्होंने नहीं देखा है उसको विश्वास करना अत्यंत कठिन होता है। बच्चों, हम बात करें सालिम अली के बारे में। यहाँ सालिम अली लिखते हैं, पक्षियों से बात करते हो कि आप हमारी भाषा तक समझ लेते थे और लोग हमारी भावनाएं तक नहीं समझते। यहाँ सालिम अली जी के माध्यम से लेखक कहता है कि मनुष्य जो है या तो चाहते या ना चाहते हुए भी पक्षी और प्रकृति की भाषा को या फिर उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करता है। ये सालिम अली जी हैं, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों, लेखक आगे कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल वालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं, यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसका पानी काला है, तो ऐसा लगता है कि अभी भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म नहीं होता। इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि पक्षियों की दुनिया में पक्षियों के प्रति जो खोज सालिम अली ने किया है, जो कारनामे, जो कृतित्व उन्होंने किया है, उनके माध्यम से सालिम अली का जो प्रभाव है वो हमारे बीच से कभी समाप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का वृंदावन से जादू समाप्त नहीं सकता, वृंदावन की भूमि में आज भी उनका जादू विद्यमान है, लोग वहाँ पे आज भी उनकी जो उपस्थिति महसूस करते हैं। इसी प्रकार पक्षियों की जब बात आएगी, पक्षियों की दुनिया की जब बात आएगी, तो सालिम अली का जो व्यक्तित्व है इतना निराला है, उन्होंने इतनी खोजें की हैं कि आज भी लोग उनकी उन खोजों को हृदय से याद करते हैं। उनकी जो व्यक्तित्व का जादू आज भी लोगों के मन में समाया हुआ है। बच्चों, हम बात करें आगे, लेखक कहता है कि उन्होंने बहुत भ्रमण किया। क्यों भ्रमण किया? पक्षियों की खोज के लिए, तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। जब ये बात कर रहे हैं लेखक, जब उनके जीवन के अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं, और उनकी मृत्यु किससे हुई थी? कैंसर जैसी बीमारी से हुई थी। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक गए थे, किंतु जीवन की अंतिम सांस तक जो उनकी दूरबीन थी, उनके गले में, उनकी आंखों में पड़ रहती थी, वो नहीं उतरी थी। वो जीवन की अंतिम सांस तक पक्षियों के बारे में खोज करते रहे थे, और उनकी जो नज़रें हैं दूर आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी, उनके बारे में अध्ययन करना चाहती थी। वो एक बर्ड वाचर थे, पक्षियों को गौर से देखने वाले। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर और सलोना खूबसूरत संसार दिखाई पड़ता था। वो प्रकृति की दुनिया में इतना रम गए थे कि वो प्रकृति की दुनिया में ही उन्हें एक नया संसार दिखाई पड़ता था। बच्चों, हम बात करें, जैसा कि इसमें इमेज में दिखाया गया है कि ये अपनी दूरबीन के माध्यम से नित्य प्रतिदिन पक्षियों के बारे में नई नई खोजें किया करते थे, और ये इससे पहले शिकारी बनना चाहते थे, लेकिन इनके जीवन की एक ऐसी घटना हुई जिनसे शिकारी के स्थान पर ये एक पक्षी प्रेमी बन गए।
बच्चों हम बात करें जिस प्रकार ये सालिम अली जी हैं और ये पक्षियों से इस प्रकार घिरे रहते थे, पक्षी भी इनको अपना समझते थे, इनसे दूर भागने का प्रयास नहीं करते थे। लेखक आगे कहता है कि अपनी सुंदर और सलोनी दुनिया को, रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था, और इसको बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत योगदान था। उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली, जो केरल में बहुत खूबसूरत जो वैली है, घाटी है, उसकी खूबसूरती को राजस्थान से आने वाली रेगिस्तान की हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए वो उसके बारे में बहुत चिंतित हुए कि रेगिस्तान से आने वाली जो धूल और हवाएं है वो ऐसा ना हो कि वो साइलेंट वैली की खूबसूरती को नष्ट कर दे। तो इस संबंध में एक बार वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिलते हैं, वो मिले आकर के, और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को उस साइलेंट वैली और उस रेगिस्तानी हवा के झोंकों के बारे में इतनी जो जानकारी उपलब्ध करवाई, उनके विषय में उनको बताया कि वो चौधरी चरण सिंह जी चूँकि खुद भी एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वो जानते थे कि मिट्टी पर जब पानी की पहली बूंद पड़ती है तो उसका असर क्या होता है, क्योंकि वो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। तो वो चौधरी चरण सिंह जी की जो चिंताएं थी उनसे वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उसके लिए उपयुक्त कदम उठाने का भरोसा दिलाया। और वो उनकी जो ये जो सालिम अली जी की जो चिंताएं थी उनको सुन करके वो बहुत इमोशनल हो गए थे चौधरी चरण सिंह जी। तो हम देखा जाए, लेखक कहता है आज ना चौधरी चरण सिंह जी हैं ना सालिम अली जी हैं, लेकिन उनके द्वारा जो साइलेंट वैली जो है केरला में, उसके संबंध में जो उन्होंने उपाय किए, उन उपायों को आज भी उस साइलेंट वैली की खूबसूरती के माध्यम से हम देख सकते हैं। अगर उन्होंने ये कदम ना उठाए होते तो शायद आज साइलेंट वैली पर जो खतरा है वो बढ़ गया होता। बच्चों हम बात करें साइलेंट वैली के बारे में, ये साइलेंट वैली का बहुत खूबसूरत दृश्य है, ये केरला में है और यहाँ अब एक नेशनल पार्क भी बन चुका है। बच्चों हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, ये उस समय जुलाई 28, 1979 से जनवरी 14, 1980 तक भारत के ये प्रधानमंत्री रहे थे और ये उस समय ही सालिम अली जी उनसे जाकर के मिले थे। बच्चों हम बात करें कि लेखक आगे कहता है कि सालिम अली जैसा व्यक्तित्व और चौधरी चरण सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री अभी संसार में नहीं है। अब ऐसा कोई नहीं है जो हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और लेह लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, उनके बारे में चिंता करेगा। ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कौन है, लेखक पूछता है, कि जो सौंधी मिट्टी पर, सौंधी मिट्टी किसको बोलते हैं, जब मिट्टी पर बरसात की पहली बूंद पड़ती है उससे महक जो उठती है उसे हम बोलते हैं सौंधी मिट्टी। सौंधी मिट्टी पर उगती फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प कौन लेगा। कोई न कोई तो व्यक्ति ऐसा अवश्य उत्पन्न होना चाहिए जो सालिम अली की विरासत को संभालने का प्रयास करे। बच्चों लेखक आगे कहते हैं सालिम अली ने अपनी आत्मकथा भी लिखी और उस आत्मकथा का नाम लिखा द फॉल ऑफ ए स्पैरो। स्पैरो बोलते हैं पक्षी को, चिड़िया को। लेखक याद करते हैं कि एक और प्रसिद्ध जो पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी प्रेमी, जो मूलतः एक अंग्रेजी भाषा के कवि रहे, D.H. लॉरेंस के। जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो फ्रीडा ने कहा कि उनके पति D.H. लॉरेंस का जो व्यक्तित्व था इतना सादगी भरा और सरल था और वो इतने खुले दिल के थे कि उनके लिए वो उनका व्यक्तित्व मेरे मन में समाया हुआ है, लेकिन उसे शब्दों का रूप देना मेरे लिए संभव नहीं है। और वो ये भी कहती हैं कि वो मेरे को अधिकांश वक्त हमारे छत पर रहने वाली जो गौरैया है, स्पैरो है, उसके साथ बिताते थे। तो शायद अगर आप गौरैया से पूछोगे तो उनके बारे में उनका व्यक्तित्व इतना सरल था कि वो गौरैया भी उनके व्यक्तित्व के बारे में जानती थी। तो ऐसा ही व्यक्तित्व D.H. लॉरेंस जैसा व्यक्तित्व भी सालिम अली का था। वो कहते हैं कि सालिम अली जी थे प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। और हम बात करें, ये D.H. लॉरेंस हैं जो अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, पोइट रहे हैं, और इनकी पत्नी है ये फ्रीडा लॉरेंस। बच्चों हम बात करें कि लेखक कहते हैं कि सालिम अली जो हैं वो जटिल प्राणियों के लिए, ऐसे प्राणी, ऐसे लोग जो बात बात में कठिनता ढूंढते हैं,
वो लोगों के व्यक्तित्व में सरलता के स्थान पर उनके अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, उनमें जटिलता ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सालेम अली एक पहेली बने रहेंगे, क्योंकि वो बहुत सरल व्यक्तित्व के थे। उनको सरल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही समझ सकता था। जटिल जो कॉम्प्लेक्स जो पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं वो उनके बारे में जानने में सक्षम नहीं हो सकते थे। बचपन में सालिम अली जी अपनी एयर गन से खेल रहे थे। जैसा बताया आपको मैं पहले, वो शिकारी बनना चाहते थे, तो अपनी एयर गन से खेल रहे थे और एयर गन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। उस चिड़िया को घायल होने के बाद उसकी उन्होंने सेवा की, तीमारदारी की, उसका उपचार किया, तो उस चिड़िया ने उसके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। वो शिकारी के स्थान पर वो पक्षी प्रेमी बन गए। उनके मन में पक्षियों के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी जागृत हुई और वे बड़े होकर के बहुत बड़े एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी बन गए। जिस दिन वो चिड़िया घायल हुई, उसकी तीमारदारी की, सेवा की, उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग गया और वे पक्षियों की खोज और उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। देखिए किस प्रकार उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। जो व्यक्ति एक शिकारी बनना चाहता था, पक्षियों और जानवरों का शिकार जो उनका शौक था, वो अंततः उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने लग जाता है। जैसा बच्चों इसमें बताया है कि वो एक शिकारी बनना चाहते थे, लेकिन बाद में वो दूरबीन के सहारे उन पक्षियों के प्रति नित्य नए खोज में लग गए। बच्चों ये एयर गन है जिससे हम बच्चे खेलते हैं, तो इनकी एयर गन से एक पक्षी घायल हो जाता है, एक चिड़िया घायल हो जाती है, जो उनकी जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर देती है। बच्चों लेखक आगे कहते हैं कि प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए, प्रकृति के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। निरंतर वो लगातार लगे रहे। सालिम अली ने D.H. लॉरेंस के समान अपना जीवन प्रकृति में कर लिया था। वो प्रकृति में इतना घुस गए थे कि उनका जीवन ही प्रकृति के साथ में जुड़ गया था। D.H. लॉरेंस थे अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि थे और पक्षी प्रेमी भी थे। सालिम अली भी एक अद्वितीय यूनिक प्रकृति प्रेमी थे और उनको जीवन के अंतिम अवस्था में उनको कैंसर हो गया था, लेकिन उनकी घुमक्कड़ी, घूमने का स्वभाव और उनकी खोजी प्रवृत्ति, नित नई खोज करना, वो उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला। वे जीवन की अंतिम सांस तक अपनी दूरबीन का प्रयोग करते रहे, दूरबीन के माध्यम से पक्षियों के बारे में नित नई खोजें करते रहे। उन्होंने जीवन भर जंगलों, झरनों, पहाड़ों और पक्षियों के संगीत को सुनने का आनंद लिया। लेखक का मानना है कि सालिम अली अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी यादें हमारे दिलों में समाई है। उनका प्रभाव उसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकता जिस प्रकार वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो पक्षी प्रेमी हैं उनके हृदय से सालिम अली का प्रभाव है वो नष्ट नहीं हो सकता है। बच्चों अब आपको जो अभी आप थोड़े दिनों पहले एक हिंदी मूवी आई थी 2.0, उसमें ये एक कैरेक्टर था पक्षी राजा। तो ये पक्षी राजा जो कैरेक्टर है ये भी सालिम अली के व्यक्तित्व से बहुत प्रेरित था। उन्होंने इसी कैरेक्टर को आधार बना करके इस कैरेक्टर की रचना की थी। शायद आप सभी ने देखी होगी 2.0, जिसमें ये अक्षय कुमार, इनका जो कैरेक्टर है ये सालिम अली के व्यक्तित्व से बिल्कुल मिलता जुलता है। इस फिल्म में भी वो अक्षय कुमार है, वो पक्षियों की जो चिंता है, सुरक्षा है, उसके बारे में चिंता करते हैं। और तो इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी उस सालिम अली के व्यक्तित्व को अपनी फिल्म में स्थान दिया है। तो लेखक यही बताने का प्रयास करता है कि आज भी उनकी यादें हैं, उनका कैरेक्टर है, उनका चरित्र है, लोगों के हृदय में समाया हुआ है। बच्चों हम देखें इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न इसका है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? जैसा बच्चे हमने अभी पढ़ा कि बचपन में उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल हो गई थी, उस चिड़िया की सेवा की, उसका उपचार किया, जिससे उनके मन में जो पक्षियों के प्रति सहानुभूति जागृत हुई और जो व्यक्ति एक शिकारी बनना चाहता था वो अंततः पक्षियों की सुरक्षा के बारे में, पक्षियों की खोज करने के बारे में वो लग गया। तो इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दिया। बच्चों हम दूसरा प्रश्न देखें। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी, वो इमोशनल हो गए थे? शायद उन्होंने बताया होगा कि इस प्रकार अगर रेगिस्तान से गर्म हवा आती रही
तो साइलेंट वैली है वो बंजर हो जाएगी, यहाँ की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। और अंततः हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि साइलेंट वैली है वो भी एक सुंदर, एक जो खूबसूरत हरी भरी हरियाली से भरी हुई जो साइलेंट वैली है ये रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाए। तो शायद यही बातें सुन करके चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी। बच्चों अगला प्रश्न है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। फ्रीडा का मानना था कि लॉरेंस का व्यक्तित्व बहुत सरल था, सादगी भरा था और वो अधिकतर समय अपना छत पर बैठी गौरैया के साथ में बिताते थे। तो उनका सरल व्यक्तित्व इतना था कि अपना अधिकतम समय वो गौरैया के साथ बिताते थे कि गौरैया है उनके व्यक्तित्व से शायद परिचित ज़्यादा हो गई होगी। बच्चों इसका हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका क्या मतलब है? टापू होता है, टापू की सीमाएं होती हैं, बंधन होता है, लेकिन सागर है, सागर असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो सालेम अली जो प्रकृति की जब उन्होंने खोज की तो उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, अंत नहीं था। वो एक सागर की भांति पक्षियों और प्रकृति की दुनिया की में रम गए थे, उनकी खोज में निरंतर लगे रहे थे और जो उनकी खोज है वो असीमित थी। और उन्होंने पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत सारी खोजें की और वो इतना उसमें रम गए थे कि उसका कोई अंत नहीं रहा। बच्चों एक और क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए कि इसका जो टाइटल है वो सार्थक है, सूटेबल है या नहीं, मीनिंगफुल है या नहीं। बच्चों सांवले सपने क्या होता है? जैसे बताया आपको मैंने, सांवले सपने मतलब मनमोहक इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो मन को मोहती हो। तो सालिम अली जी के व्यक्तित्व के बारे में चूंकि ये पाठ लिखा गया है और सालिम अली जी ताउम्र अपनी जो मन की जो इच्छाएं थी, उनकी मन की इच्छाएं थी पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में खोज करना, तो उस खोज में वो निरंतर लगे रहे। लेखक ने इस पूरे संस्मरण के माध्यम से सालिम अली जो कि एक मनमोहक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहे, अपने सांवले सपनों को पूरा करने में लगे रहे, उन सालिम अली के व्यक्तित्व से, उनकी जो मृत्यु से उत्पन्न दुख को व्यक्त करने के लिए, अवसाद को व्यक्त करने के लिए पाठ लिखा गया है। तो ये पूरा जो इसका टाइटल है बहुत उपयुक्त है, सार्थक है, क्योंकि इसमें सालिम अली के जो सपने थे उन सपनों के बारे में, उन इच्छाओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में लेखक याद करते हुए अपने संस्मरण को इसमें लेखक ने अभिव्यक्ति दी है। बच्चों उम्मीद है इस पूरे वीडियो के माध्यम से जो मैंने यहाँ पे आपको पाठ का वर्णन किया है, इस पाठ के बारे में जो जानकारी दी है, प्रश्नोत्तर आपको जो बताए हैं, उनका वर्णन किया, व्याख्या की है, वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बच्चों यही बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।